हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया से चल रही है। हम जीएसटी की रिवीजन कर रहे थे। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि 25 से 30 क्लासेस में पूरा जीएसटी रिवाइज करेंगे। तो मैंने अपनी तरफ से काफी सारे चैप्टर्स आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं और मैं पूरी कोशिश में हूँ कि आपका ये जो सारा रिवीजन का जो काम था वो जैसे कि पहले हमने डिसाइड किया था 15 दिसंबर तक पूरा हो। बट शायद अब मुझे लग रहा है कि जैसा हमने प्लान किया था वैसा ना हो पाए और कुछ दिन एक्स्ट्रा लग जाए। और उसका बहुत बड़ा रीजन है, आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत कम क्लासेस यहाँ पे अपलोड किए। एक्चुअली रीजन बीइंग कि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, उस वजह से मैं क्लासेस जो है वो उतना रेगुलरली अपलोड नहीं कर पाया हूँ। अब मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर बेसिस पे आपकी सारी क्लासेस अपलोड कर दूं रिवीजन की, सो दैट 15 दिसंबर तक सारा नहीं तो ऑलमोस्ट सारा हमारा जो कंटेंट है वो कवर हो जाए। बिकॉज मुझे भी पता है कि आपके एग्जाम्स हैं, तो आप शायद उस 15 दिसंबर के बाद जीएसटी के लिए उतना टाइम जो है वो ना दे पाओ रेगुलर बेसिस पे। तो मैं कोशिश करूंगा कि 15 दिसंबर से जो है पहले पहले ऑलमोस्ट सारा कवर कर दूं। और मेरा जहां तक एस्टिमेट कहता है कि शायद एक एग्जाम्शन वाले टॉपिक को छोड़कर हमारा सब टॉपिक वहां तक कवर हो जाएगा। मैं एग्जाम्शन वाला टॉपिक भी कवर कर दूंगा उसके बाद भी, बट कोशिश करूंगा कि एग्जाम्शन के अलावा सब कुछ आपका 15 दिसंबर तक हो जाए। तो जिन्होंने मेरे अकॉर्डिंग जो है अपना एक रिवीजन प्लान बनाया था, तो उनका प्लान मोर और लेस जो है वो वहां तक एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, चलिए। तो आज इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं वो है टैक्स इनवॉइसेस का। ठीक है, या सिंपली कहूं तो जीएसटी के अंदर जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो, चाहे आपने गुड्स बेचे हैं, चाहे आपने जो है किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से गुड्स परचेज किए हैं, आपने कोई एडवांस रिसीव किया है, एडवांस रिफंड किया है, तो जीएसटी में ना हर ट्रांजेक्शन के होने पर आपको एक एविडेंस क्रिएट करना पड़ता है, एक डॉक्यूमेंट्री जो है उसकी ट्रेल क्रिएट करनी पड़ती है। तो हमारा ये चैप्टर उसी के बारे में कि जब भी जीएसटी में कोई आप ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके रिगार्डिंग आपको कौन सा डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, और वो डॉक्यूमेंट जो होगा जो आप बनाओगे उस ट्रांजेक्शन के एविडेंस के तौर पर, उसके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। तो इस बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। चैप्टर का नाम है भले ही टैक्स इनवॉइसेस, बट ये इनवॉइसेस के अलावा भी अलग अलग बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जो है वो बात हमारे साथ यहाँ पे करेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, मान के चलता हूं मैं एग्जाम में और नहीं तो कम से कम 5 नंबर का काम आपको जरूर मिलेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली बात, वेरियस डॉक्यूमेंट्स आर क्रिएटेड एविडेंसिंग ट्रांजेक्शन अंडर जीएसटी। जीएसटी में बहुत सारे टाइप के डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं जो सबूत होते हैं कि कोई लेन देन हुआ है, लाइक टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी चालान, ई इनवॉइस, ई वे बिल, रिवाइज टैक्स इनवॉइस, रिसीट वाउचर, रिफंड वाउचर एंड पेमेंट वाउचर। ये वेरियस टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं जो बनाने पड़ते हैं हमें जीएसटी में एज अ रजिस्टर्ड पर्सन। देखिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबका अपना पर्पस है, सबका अपना कंटेंट है, सबका अपना रोल है। तो हमारे इस चैप्टर में हमें यही समझना है कि कब कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना है एंड देन उसके अंदर क्या क्या कंटेंट आपको प्रिस्क्राइब्ड है जो मेंशन करना है। एक चीज क्लियर है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है इन्हें बनाने का। मतलब लॉ ने बताया है कि मिनिमम क्या चीजें आपको डालनी है, ये फील्ड होनी चाहिए। उसके अलावा उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, कलरिंग क्या यूज करनी है, आपको बोल्ड रखना है या आपको लाइट जो है वर्जन के वर्ड्स चाहिए, कोई कैलीग्राफी वगैरह, कोई भी चीज स्पेसिफाइड नहीं है। ये सब आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ओनली कुछ मैंडेटरी फील्ड है जो आपके उस इनवॉइस में होनी चाहिए। कोई इनवॉइस आप पूरे पेज का बना सकते हो, आप चाहो तो उसी को हाफ पेज पे शो कर सकते हो, या आप चाहो तो एक पेज की 1/4 कॉपी पे भी जो है वो अपना इनवॉइस बना सकते हो या डॉक्यूमेंट बना सकते हो। बस कंडीशन ये है कि जो प्रिस्क्राइब्ड डिटेल्स है वो आपके उस डॉक्यूमेंट के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। ये जो डॉक्यूमेंट है, जैसा कि हमने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, ये आपको मेंटेन करने होते हैं 72 मंथ तक। तो ये रूल आपका सिर्फ और सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए नहीं है, ये आपके इन डॉक्यूमेंट्स के लिए भी है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद योर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होने चाहिए, सो दैट जब भी आपसे ऑफिसर डिमांड करे वो आप उनको प्रोवाइड कर सको, सो दैट वो जो भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, सर्च की जा रही है, वो उनको एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, चलिए। तो वन बाय वन शुरू करते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट है वो है टैक्स इनवॉइस। जब जब भी सप्लाई होगी, जब जब भी सप्लाई होगी, सिंपली कहूं तो सेल, सप्लाई वर्ड जीएसटी में सेल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो जब जब सप्लाई होगी, सिंपली कहूं तो सेल होगी, एंड दैट टू ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट।
कोई भी टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विस जब जब सप्लाई की जाएगी, तो जब आपका जो सप्लायर होगा उसे वो इनवॉइस बनाना पड़ेगा, जिसे हम टैक्स इनवॉइस कहते हैं। ठीक है, तो इशूड इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस। लाइक मान लीजिए मैं किसी से मोबाइल फोन परचेज करके लाया हूं किसी दुकानदार से, और मोबाइल पे 18% जीएसटी है, तो हेंस मोबाइल इज अ टैक्सेबल प्रोडक्ट। तो ऐसे केसेस में जब मैं मोबाइल फोन परचेज करके लाऊंगा, तो जो सप्लायर है, जो सेलर है, जो दुकानदार है, वो एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसका नाम होगा टैक्स इनवॉइस। ठीक है, इसे क्या बोला जाएगा? टैक्स इनवॉइस। सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट होता है और ये सबने देखा हुआ है, आप सबने कभी ना कभी ट्रांजेक्शन किया होगा टैक्सेबल प्रोडक्ट में, और ऐसे केसेस में जो आपको बिल मिलता है उसे हम टैक्स इनवॉइस कहते हैं। ठीक है, चलिए ये कब इशू करना होता है, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने टाइम ऑफ सप्लाई वाला टॉपिक पढ़ा था, तो हमने ऑलरेडी वहां डिस्कस कर लिया था कि कब तक आपको जो है ये बिल इशू करना होता है या फिर टैक्स इनवॉइस बनाना होता है। वेरियस केसेस थे, लाइक अगर आपके गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है तो ऑन और बिफोर द मूवमेंट, अगर आप मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो फिर हैंड ओवर करने से पहले, देन सेल ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस में अलग केस था, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे अगर आप गुड्स बेचते हो तो अलग केस था, फिर सर्विसेज के लिए अलग केस था, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं सेम चीज यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि हमने वो ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, चलिए अब मुद्दा आया, सर टैक्स इनवॉइस हमने देखा है, अब उस टैक्स इनवॉइस में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए। तो देखिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमेशा आपके डॉक्यूमेंट के अंदर होनी चाहिए। वो क्या क्या है? नेम, एड्रेस एंड जीएसटीआईएन ऑफ सप्लायर। जो आपका सप्लायर है उसका नाम, उसका एड्रेस और उसका जीएसटी नंबर। आप देखते हो जब भी आपके पास टैक्स इनवॉइस आया होगा तो उसकी हेडिंग पे यही चीज होती है, आपके सप्लायर का नाम, जनरली वो ट्रेड नेम होता है जो उसकी फर्म का नाम होता है, दूसरा उस जो है फर्म का एड्रेस, एंड थर्ड वन इज उस फर्म का जीएसटी नंबर। ये तीनों चीजें होनी जरूरी है। इसके बाद आपका सीरियल नंबर, या जिसे मैं इनवॉइस नंबर कह सकता हूं, वो भी होना चाहिए, जो 16 डिजिट से ज्यादा का नहीं हो सकता। यूजुअली 1 2 3 4 आपको यही मिलेगा, या ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर लगा दिया जाता है, लाइक 1/2024-25 अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए बात करो तो ये 16 डिजिट तक का हो सकता है। अल्फा न्यूमेरिक होता है, और आप यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक मैंने हाइफन यूज किया है, डैश यूज किया है, आप भी ये यूज कर सकते हो। एंड इनकी मल्टीपल सीरीज भी हो सकती है, ये ध्यान रखना कि मल्टीपल सीरीज हो सकती है। मतलब ये है कि लेट्स से एक सप्लायर है मिस्टर ए। मिस्टर ए दो टाइप का बिजनेस करते हैं। मिस्टर ए होलसेलर्स को भी गुड्स सेल करते हैं, एंड मिस्टर ए रिटेलर्स को भी गुड्स सेल करते हैं। मिस्टर ए होलसेलर्स एंड रिटेलर्स दोनों को गुड्स सप्लाई करते हैं। तो ऐसे केसेस में मिस्टर ए ये भी कर सकते हैं कि होलसेलर्स के लिए एक अलग सीरीज बना ले, लाइक वहां पे इनवॉइसिंग नंबर WS123 ऐसे चलेगी, एंड रिटेलर्स के लिए वो ये कर सकते हैं RS1, RS2, RS3। तो यहां पे इन्होंने दो सीरीज बना ली आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये होलसेलर को माल बेचा गया, ये रिटेलर को। ऐसे ही आप मल्टीपल सीरीज बना सकते हो, आपका मन करे आप ऐसे कर सकते हो। लाइक एक कंपनी दो प्रोडक्ट्स में डील करती है, लाइक वो शूज भी बेचती है एंड वो मोबाइल भी बेचती है, तो अगेन ये सीरीज बना सकते हैं SH1 एंड MB1, जो भी व्हाटएवर जो उनका मन करे। बट कहने का मतलब है कि आप मल्टीपल सीरीज बना सकते हो, बट ये ध्यान रखना ये मल्टीपल सीरीज यूनिक टू द फाइनेंशियल ईयर होनी चाहिए। मतलब अगर मान लो आपने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में एक सीरीज बनाई है, लेट्स से M1, M2, M3, इस टाइप से आपने बिलिंग के नंबर बनाए, तो अगेन आप 2024-25 में फिर से जनरली जो लोग करते भी हैं, मैं जो प्रैक्टिकल सिचुएशन के हिसाब से बताता हूं, लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि ये 24-25 में अगेन M1, M2, M3 ये शुरू कर देते हैं। दिस इज नॉट अलाउड। आपको हर फाइनेंशियल ईयर के लिए यूनिक सीरीज लेनी होती है। रादर देन डूइंग दैट आप ये कर सकते हो कि M1/23-24/23-24 ये आपका ऐसे चलता रहेगा, और जब आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 आए तो यहां पे चेंज करके 24-25 कर दो, मेकिंग ईच सीरीज अ यूनिक सीरीज फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, चलिए तो पहली बात आपका नाम, पता और जीएसटीएन होना चाहिए। दूसरा सीरियल नंबर होना चाहिए जो 16 डिजिट से ज्यादा नहीं हो सकता। अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है, एंड वन और मोर मल्टीपल सीरीज हो सकती है, बट दीज सीरीज शुड बी सेपरेट और यूनिक फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। थर्ड,
डेट ऑफ इनवॉइस होना जरूरी है। आपका रेसिपिएंट जो है अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसका नाम, पता और जीएसटी नंबर, और अगर वो अनरजिस्टर्ड है और वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है, अगर आपने जिसको माल बेचा है वो अनरजिस्टर्ड है और वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है तो नाम और पता लिखना जरूरी है। लेकिन अगर वैल्यू 50,000 से कम है तो नेम एंड एड्रेस ऑप्शनल बन जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन ओनली उस केस में मेंशन करनी है जब सामने वाला अनरजिस्टर्ड व्यक्ति आपसे कह रहा है सर मेरे को बिल चाहिए और उसमें आप मेरा नाम और पता लिखिए, ठीक है। तो ऐसे केसेस में लिखने की जरूरत है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। सिमिलर वे में गुड्स का या सर्विस का HSN, डिस्क्रिप्शन गुड्स का, सर्विस का, क्या गुड्स या सर्विस बेचे गए हैं, उनकी क्वांटिटी, टैक्सेबल वैल्यू, रेट एंड अमाउंट ऑफ टैक्स, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये स्टेट के फॉर्म में आपको बताना होता है। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो आपको ये भी बताना होता है कौन से स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई है। वेदर टैक्सेस पेबल ऑन आरसीएम, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें टैक्सेस आरसीएम में पेबल होते हैं, तो ये चीज भी आपको यस और नो में बतानी होती है। क्यूआर कोड, अगर आपके ऊपर ई इनवॉइस के प्रोविजन एप्लीकेबल है। अब आपको भी सर ई इनवॉइस क्या होता है, तो वो भी हम इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट में, सेकंड हाफ में समझेंगे। अभी के लिए समझ लो कि क्यूआर कोड भी देना होता है। एंड लास्टली सिग्नेचर होने जरूरी है, या आप चाहो तो डिजिटल सिग्नेचर भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपने डिजिटली इनवॉइस बनाया है। तो ये वो चीजें हैं जो होनी जरूरी है। अब कलरिंग, फॉर्मेटिंग, डिजाइनिंग, साइज, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। बस ये चीजें अगर आप इसमें जो है आपके इंक्लूड कर लेते हो इनवॉइस में, तो हमारी तरफ से आपका काम पूरा हो जाता है। इसके बाद ये ध्यान रखना, अगर आप गुड्स के लिए टैक्स इनवॉइस बना रहे हो तो देयर शुड बी ट्रिप्लिकेट कॉपी, वन फॉर द बायर, वन फॉर द सेलर एंड वन फॉर ट्रांसपोर्टर। लेकिन सर्विसेज में ट्रांसपोर्टर नहीं होता तो डुप्लीकेट कॉपी से काम चल जाएगा, वन फॉर द बायर एंड वन फॉर द सप्लायर, ठीक है। तो ये बेसिकली फिजिकली के लिए ही आपका एप्लीकेबल होता है। जब आप डिजिटली इनवॉइस बनाते हो तो आप उसकी कितनी भी कॉपीज बना सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे ऊपर पॉइंट आया था कि आपको HSN डालना होता है। जब आप सप्लाई करते हो तो आपको HSN मेंशन करना होता है इनवॉइस में। अब HSN कोड है, कोडिंग सिस्टम बना रखा है जिसमें कोड अलॉटेड है हर गुड्स और सर्विस को, एंड ये कोड 8 डिजिट का होता है। जो ये कोड है आपका वो 8 डिजिट का कोड होता है जो HSN में स्पेसिफाइड है। बट हमारा लॉ कहता है आपको 8 डिजिट का कोड स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है हर बार। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर ना 5 करोड़ से कम है, 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है, अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है तो आपको B2B सप्लाई में 4 डिजिट का HSN डालना है, और B2C में आप 4 डिजिट का भी ना डालिए, ये भी आपको ऑप्शनल दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर आपके टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो फिर आपको 6 डिजिट का HSN डालना पड़ेगा, एंड दैट टू ऑन B2B एंड B2C सप्लाई दोनों, ठीक है। ये आपके इनवॉइस के अंदर होना चाहिए, ठीक है। फिर 6 डिजिट का है, 8 डिजिट का यहां भी नहीं नोटिफाइड है, 6 डिजिट तक का आप कर सकते हो, दैट वुड बी सफिशिएंट, ठीक है। तो 6 डिजिट तक का आप कर सकते हो। यूजुअली पहले 6 डिजिट लिए जाते हैं या पहले 4 डिजिट, क्योंकि वहां से चैप्टर या आपका जो है हेडिंग कोड पता चल जाता है, इसलिए जो पहले 4 या 6 डिजिट है वो आपको स्पेसिफाई करने होते हैं इन सेपरेट केसेस, ठीक। चलिए, तो ये हमारा मुद्दा था कि आपका पहला डॉक्यूमेंट टैक्स इनवॉइस आपको बनाना होता है। अब आप कहोगे सर क्या हर सप्लाई का टैक्स इनवॉइस बनता है? आंसर इज यस। तो आप सोचिए, एक छोटा सा दुकानदार है, लेट्स से कोई स्टेशनरी वेंडर है, ठीक है, कोई स्टेशनरी वेंडर है, टर्नओवर उसकी 50 लाख की हो जाती है। आप कहोगे सर छोटा कहां रहा? देखो आज के टाइम पे ना 50 लाख की टर्नओवर कुछ भी नहीं है। अगर आप डेली बेसिस की टर्नओवर निकालोगे 50 लाख सालाना, मतलब महीने की सिर्फ 4 लाख, मोर और लेस 4 लाख। और अगर आप मंथली बेसिस पे 4 लाख देखते हो तो डेली की सेल सिर्फ और सिर्फ 12-13 हजार। आप खुद इमेजिन कीजिए, 12-13 हजार। आप कहोगे सर इससे ज्यादा तो हमारे मोहल्ले में रेडी लगाने वाला भी शायद टर्नओवर कर देता होगा, तो 50 लाख ज्यादा नहीं है। अब इस स्टेशनरी वेंडर के पास कभी कोई 10 रुपए का सामान लेके जाता है, कभी कोई 20 रुपए का सामान लेके जाता है, कभी कोई 50 रुपए का सामान लेके जाता है, कभी कोई 70 रुपए का सामान लेके जाता है, और सारे अनरजिस्टर्ड। कभी कोई बच्चा आ गया स्केल ले गया, कभी कोई बच्चा पेन ले गया, तो ऐसे पूरे दिन सेलिंग चलती रहती है। ये बेचारा जितने का माल नहीं बेचेगा उससे ज्यादा के तो इसके इनवॉइसेस कट जाएंगे, और इनवॉइस बुक जो फिजिकली इनवॉइस बनाएगा उसके प्रिंटिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो लॉ कहता है कि भाई ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन केस आप छोटे छोटे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करते हो जिनकी वैल्यू 200 रुपए तक है, आपकी 200 रुपए तक की या 200 रुपए से कम की वैल्यू है, रेसिपिएंट आपके अनरजिस्टर्ड होते हैं और वो बिल नहीं मांगते आपसे, जो कि यूजुअली होता है। आप स्टेशनरी लेने जाओगे, 20 रुपए की कॉपी ली और आप ये नहीं कहोगे कि सर प्लीज हमें इनवॉइस दे दीजिए, ठीक है। तो अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होती है
तो लॉ आपको परमिशन देता है कि भाई इतने छोटे छोटे हर इनवॉइस को बनाने की बजाय जब डे एंड हो, पूरा दिन खत्म हो, तो इन सब के नाम का आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना सकते हो। कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, सिंगल टैक्स इनवॉइस आप बना सकते हो इन छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स का रिप्रेजेंटेटिव। बट याद रखना कंडीशन 3 है, 200 रुपए से कम का ट्रांजेक्शन, दूसरा अनरजिस्टर्ड व्यक्ति बायर हुए, और तीसरा रेसिपिएंट को बिल नहीं चाहिए। तो फिर आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू करते हो एट द एंड ऑफ ईच डे। ठीक है, चलो, तो ये था मेरा पहला डॉक्यूमेंट टैक्स इनवॉइस। अब आते हैं अगले डॉक्यूमेंट पर, ये है हमारा रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। ये रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, सेक्शन 25 कहता है कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लाइबल। आप लाइबल होने के 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना। और मान लीजिए मैंने ऐसा कर भी दिया, मैं लाइबल हुआ 1 अगस्त को और मैंने 20 अगस्त को अप्लाई कर दिया फॉर रजिस्ट्रेशन। मैं 1 अगस्त को लाइबल हुआ और मैंने 20 अगस्त को यानी कि विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ऐसे केसेस में लॉ कहता है कि आपने अगर 30 डेज में अप्लाई कर दिया, तो लेट्स से आपको अगर रजिस्ट्रेशन मिला है 5 सितंबर को, तो उसकी इफेक्टिव डेट होगी द डेट यू बिकेम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, दैट इज 1 अगस्त। तो 5 सितंबर को आपका सर्टिफिकेट आया, आपकी आरसी आपको मिली है, बट उसकी वैलिडिटी होगी फ्रॉम 1 अगस्त, दैट इज रेट्रोस्पेक्टिवली। तो लॉ कहता है कि इस पीरियड के लिए, देखो पहले आपके पास जीएसटी नंबर नहीं था, तो आपने 1 अगस्त से 5 सितंबर के दौरान जितना भी माल बेचा, जो भी सप्लाई की, ऑब्वियस है आपने वहां पे कस्टमर से कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं किया, ना ही आपने कोई टैक्स गवर्नमेंट को दिया, बिकॉज आप रजिस्टर्ड ही नहीं थे। बट सर्टिफिकेट जब 5 सितंबर को आया, वो इफेक्टिव बन गया बैक डेट से, दैट इज 1 अगस्त से। तो लॉ कहता है फॉर दिस पीरियड, यानी कि 1 अगस्त से लेके 30 सितंबर के बीच में आपने जो भी सप्लाईज किए, आप चाहो, देखो लॉ ने वर्ड यूज किया है मे, दैट मीन्स सप्लायर को ऑप्शन दिया है कि भाई अगर तुम्हारा मन करे तो आप रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर सकते हो, जिसमें आप टैक्स चार्ज करके वो टैक्स कलेक्ट करो और गवर्नमेंट को आप डिपॉजिट भी करवा सकते हो। फॉर दिस इंटरवेनिंग पीरियड फ्रॉम 1 अगस्त टू 5 सितंबर आप चाहो तो रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना, ये जो रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करोगे, ये आपको 5 सितंबर से नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर ही इशू करने पड़ेंगे। यानी कि आज रजिस्ट्रेशन आ गया, तो आप आज रजिस्ट्रेशन आने के नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर पीछे के इंटरवेनिंग पीरियड के लिए जो है वो आप रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइसेस इशू कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो क्या लिखा गया, एप्लीकेबल इन केस ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन, जब आपका रजिस्ट्रेशन आता है बैक डेट से, दैट इज इफेक्टिव डेट इज अर्लियर देन द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट। ऐसा सेक्शन 25 में होता है और ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है वहां पे। ऐसे केसेस में आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा आरसी मिलने से, यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब मिला है उसके 1 महीने के अंदर अंदर आप ये रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर सकते हो। अब उसके अंदर का कंटेंट क्या है, ये मोर और लेस सेम है, मैंने एक बार आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप ये पीडीएफ में से आराम से इसे रीड कर सकते हो, चीजें वही है मोर और लेस जो आपको पहले भी ऊपर टैक्स इनवॉइस में बताई गई थी। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना, मैनर क्या रहेगा इशुएंस का, अगर आपने जो सप्लाईज की है ड्यूरिंग दिस इंटरवेनिंग पीरियड वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, अनरजिस्टर्ड पर्संस को है, तो आप अगेन इंडिविजुअल इनवॉइसेस इशू करने के बजाय सिंगल कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर सकते हो। आपने ये जो पीरियड है 1 अगस्त से लेके 5 सितंबर का, इस दौरान अगर अनरजिस्टर्ड लोगों को माल बेचा है, वो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो जितने भी ट्रांजेक्शन है, 10 है, 15 है, 20 है, उन सबका अलग अलग इनवॉइस बनाने के बजाय सिंगल इनवॉइस बना सकते हो। ऐसे ही अगर आपने जो बीच के पीरियड में 1 अगस्त से 5 सितंबर के बीच ट्रांजेक्शन किए वो इंटरस्टेट है, यानी कि इंटरस्टेट सप्लाईज हैं और अनरजिस्टर्ड को है, तो भी आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर सकते हो, प्रोवाइडेड वैल्यू शुड बी अप टू 2,50,000। मतलब अगर मान लो हरियाणा के किसी व्यक्ति ने राजस्थान के किसी व्यक्ति को गुड्स बेचे हैं, अगर मान लीजिए हरियाणा के किसी व्यक्ति ने राजस्थान के किसी व्यक्ति को गुड्स बेचे हैं जब वो अनरजिस्टर्ड था, लेट्स से इसी केस में ले लेते हैं 1 अगस्त से लेके 5 सितंबर के बीच में, तो ऐसे केसेस में अगर वैल्यू 2.5 लाख से कम है तो अलग अलग जितने भी लोगों के ट्रांजेक्शन है उन सबको कंबाइन किया जा सकता है और सिंगल कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू हो सकता है। लेकिन
अगर वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है फिर आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, फिर इंडिविजुअल चलेगा। लाइक 1 अगस्त को आप लाइबल हुए एंड आपने 20 अगस्त को अप्लाई कर दिया, मैं उसी एग्जांपल पे हूं जो अभी मैं ले रहा था, एंड फाइनली 5 सितंबर को आपका रजिस्ट्रेशन आ जाता है। ठीक है, तो लॉ कहता है आपको रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन मिलेगा फ्रॉम 1 अगस्त, और इंटरवेनिंग ये जो 35 दिनों का एक टाइम है, इसमें आप रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर सकते हो इसके पीरियड के लिए विद इन नेक्स्ट 1 मंथ, विद इन 1 मंथ। अब लेट्स से इन 35 दिनों में, दैट इज 1 अगस्त से 5 सितंबर मैंने सप्लाईज की थी, मैं हरियाणा में हूं, हरियाणा में मैंने रजिस्ट्रेशन लिया है, मैंने विद इन हरियाणा सप्लाई की थी बहुत सारी, कोई 2 लाख का बिल है, कोई 5 लाख का है, कोई 10 लाख का है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, अगर ये अनरजिस्टर्ड लोगों के हैं तो आप कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। ठीक है, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो अमाउंट नहीं देखना होता, आप इंट्रा स्टेट सप्लाई में रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। दूसरा, आपने राजस्थान माल बेचा था, एक व्यक्ति को 1 लाख का, दूसरे व्यक्ति को 2 लाख का, तीसरे व्यक्ति को 3 लाख का, और आपने मान लेते हैं पंजाब भी माल बेचा था, अगेन एक को 2 लाख का और दूसरे को 1.5 लाख का, तो लॉ कहता है यहां पे अनरजिस्टर्ड है, आप कंसोलिडेट कर दो। मान लेते हैं राजस्थान और पंजाब की भी सेल अनरजिस्टर्ड को है, तो राजस्थान में ये बिल आपका बिलो 2.5 लाख है, ये बिल भी आपका बिलो 2.5 लाख है, इन दोनों को कंसोलिडेट किया जा सकता है, बट जो आपका 3 लाख का बिल है इसको आपको सेपरेटली इशू करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ वैल्यू मोर देन 2.5 लाख रुपीज। सिमिलर वे पंजाब में भी दोनों बिलो 2.5 लाख है, तो अगेन आप सेपरेट इशू कर सकते हो, पर ध्यान रखना राजस्थान और पंजाब वालों को कंबाइन नहीं किया जा सकता, बिकॉज हर स्टेट के लिए अलग अलग जो है इनवॉइस बनाना पड़ेगा आपको कंसोलिडेटेड भी, यानी कि राजस्थान की इन 2 ट्रांजेक्शन का एक इनवॉइस बनेगा कंसोलिडेटेड, और पंजाब की इन 2 सप्लाईज का अलग कंसोलिडेटेड इनवॉइस बनेगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज हमारे पास लॉ में कही गई है। तो ये था हमारा दूसरा टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया है कि रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस जो है वो आपका कब बनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बिल ऑफ सप्लाई। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बिल ऑफ सप्लाई। देखिए, जब आपका टैक्सेबल प्रोडक्ट बेचा जाता है तो फिर आप बनाते हो टैक्स इनवॉइस, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट एग्जम्प्ट है तो आपने कोई टैक्स नहीं कलेक्ट करना कस्टमर से। जब आपने एग्जम्प्ट प्रोडक्ट बेचा है तो आप कोई कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं करते, एंड सिमिलर वे में अगर आप कंपोजिशन डीलर हो तो भी आप कस्टमर से टैक्स नहीं कलेक्ट करते। तो जब जब आप टैक्स नहीं कलेक्ट करते कस्टमर से, तब तब आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है जिसका नाम होगा बिल ऑफ सप्लाई। तो मतलब सिंपली कहूं तो जब कस्टमर के ऊपर टैक्स का बर्डन नहीं पड़ता ना, तो आप जो डॉक्यूमेंट बनाते हो दैट इज नोन एज बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो चाहे आप एग्जम्प्ट प्रोडक्ट बेच रहे हो या आप कंपोजिशन डीलर हो, इन बोथ द केसेस कस्टमर के ऊपर टैक्सेस नहीं फॉल करते हैं तो आप बिल ऑफ सप्लाई बनाते हो। टाइम लिमिट सेम है जो आप टैक्स इनवॉइस के बारे में बात करते हो, हालांकि गवर्नमेंट बिल ऑफ सप्लाई से ज्यादा कंसर्न्ड नहीं है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो कि जो टैक्सेस हैं वो तो गवर्नमेंट को टैक्स इनवॉइस से मिलते हैं, तो बिल ऑफ सप्लाई एक मौके आप लेट भी इशू कर दोगे तो गवर्नमेंट को ज्यादा टेंशन नहीं है, तो गवर्नमेंट को पता है भाई टैक्स तो आना नहीं है, आज करो चाहे कल करो। ठीक है, चलिए, मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो क्या है, बस यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू टैक्स रेट हट जाता है, वो आपका ऑब्वियस रीजन है कि टैक्स होता ही नहीं है तो ये हट जाते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। बस एक चीज का ध्यान रखना, जब भी कंपोजिशन डीलर बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है तो वो उस पर जरूर लिखेगा एक लाइन, क्या कि सर हम तो कंपोजिशन वाले हैं, हम आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन सप्लाईज। ये चीज आपको जो है लिखनी पड़ती है आपके बिल पे। ठीक है, चलिए, सर अगर टैक्सेबल प्रोडक्ट बना तो टैक्स इनवॉइस, एग्जम्प्ट प्रोडक्ट बना तो बिल ऑफ सप्लाई, और सर दोनों हो तो अगर एक ही साथ हमने एक ही व्यक्ति को टैक्सेबल प्रोडक्ट भी बेचा है और एग्जम्प्ट भी, तो फिर क्या होगा? तो ऐसे केसेस में आप 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट भी बना सकते हो, एक टैक्स इनवॉइस और एक बिल ऑफ सप्लाई। और अगर आप चाहो कि सिंगल ही डॉक्यूमेंट बनाना है तो यू कैन इशू इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें टैक्सेबल और एग्जम्प्ट दोनों प्रोडक्ट बेचे जाए, तो फिर आप जो डॉक्यूमेंट बनाते हो उसका नाम होता है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है रिसीट वाउचर। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है हमारा रिसीट वाउचर।
अब ये कब बनाया जाता है? रिसीट मतलब पैसा रिसीव करना। तो जब जब कोई सप्लायर एडवांसेस रिसीव करता है, जब जब कोई सप्लायर एडवांसेस रिसीव करता है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, तो उस एडवांस को भी रिसीव करने का एक एविडेंस आपको बनाना पड़ेगा थ्रू इशूइंग अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड रिसीट वाउचर। लेट्स से मिस्टर ए ने मिस्टर बी से एडवांस रिसीव किया है। मिस्टर बी ने एडवांस दिया है 2 लाख रुपए। तो मिस्टर ए ने जब एडवांस रिसीव किया है तो मिस्टर ए को एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, एक रिसीट बनानी पड़ेगी, जिसमें वो लिखेगा कि हाँ मुझे मिस्टर बी से 2 लाख रुपए रिसीव हुए हैं। वो डॉक्यूमेंट जो मिस्टर ए इस एडवांस को रिसीव करने पर बनाता है, इसे हम रिसीट वाउचर कहते हैं, इसे हम रिसीट वाउचर कहते हैं। ठीक है, इसका रीजन सिंपल था। हमने जब टाइम ऑफ सप्लाई वाला टॉपिक पढ़ा था तो वहां पे क्लियरली स्पेसिफाइड है कि अगर आपको एडवांस पेमेंट मिलती है तो एडवांस पे भी आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। मतलब चाहे सप्लाई बाद में कर देना, लेकिन अगर पैसा आ गया है तो टैक्सेस भर दो। ऑल्दो लेटर ऑन गुड्स वालों को एग्जम्पशन भी दे रखी है, बट स्टिल क्या सर्विस पे अभी भी एडवांस पे टैक्स है? आंसर इज यस। तो एडवांस पेमेंट पे भी टैक्स लगता है, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला भाई इसका भी सबूत बनाओ ताकि हम देख सके कि तुमने सही समय से टैक्स जमा करवाया है नहीं। तो लॉ कहता है जब जब आपको एडवांस मिलता है तो आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए कॉल्ड रिसीट वाउचर। उसके अंदर क्या क्या होगा आप देख सकते हो, नाम, एड्रेस एंड जीएसटी ऑफ सप्लायर, सीरियल नंबर, वही रूल है सारे, 16 डिजिट से ज्यादा का नहीं हो सकता, अल्फा न्यूमेरिक विद स्पेशल कैरेक्टर, 1 और मोर सीरीज में हो सकता है। डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ इनवॉइस कहूं या डेट ऑफ रिसीट वाउचर, नेम, एड्रेस एंड जीएसटी ऑफ रेसिपिएंट, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी नंबर बता देना, एचएसएन ऑफ गुड्स, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, एडवांस कितना मिला है, रेट एंड अमाउंट ऑफ टैक्स, कौन सा प्रोडक्ट सप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा ना कि आपको कितनी रेट से टैक्स लगाना है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहने वाली है, क्या टैक्सेस आरसीएम पे पेबल है या नहीं, सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर। बस एक चीज ध्यान रखना, कई बार किसी कस्टमर ने एडवांस दिया, लाइक इस केस में मान लो मिस्टर बी ने हमें एडवांस दिया। अब मेरी दुकान में बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, मेरी दुकान में मान लेते हैं टीवी भी है, मान लेते हैं कंप्यूटर्स भी है, मेरी दुकान में मोबाइल फोन्स भी है, वॉशिंग मशीन भी है। तो 18% वाले प्रोडक्ट भी हैं दुकान में, 28% वाले प्रोडक्ट भी हैं दुकान में, 5% वाले भी हैं और सम एग्जम्प्ट प्रोडक्ट भी है। अब मिस्टर बी ने एडवांस दे दिया, बोला भाई मैं सब कुछ लेके जाऊंगा, लेकिन देखते हैं क्या लेके जाऊंगा, मौके पे पता चलेगा। तो मुझे नहीं पता वो क्या लेके जाएगा। दूसरा, मिस्टर बी की ना 2 जगह पे दुकानें हैं, 2 जगह पे उसके ऑफिसेस हैं। एक जिस स्टेट में मैं काम करता हूं, लेट्स से मैं गोवा में बिजनेस करता हूं, तो मिस्टर बी का एक बिजनेस गोवा में है और दूसरा महाराष्ट्र में। अब मुझे यह भी नहीं पता कि वो गोवा में लेके जाएगा या महाराष्ट्र में लेके जाएगा, बिकॉज सोचिए अगर वो गोवा से गोवा में लेके जा रहा है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई, लेकिन अगर वो गोवा से महाराष्ट्र लेके जा रहा है तो इंटर स्टेट सप्लाई हो गई। अब मुझे ये भी नहीं पता, तो ऐसे केसेस में मेरे लिए कंफ्यूजन है कि रेट कौन सा लूं और टैक्स कौन सा लगाऊं। तो लॉ ने कहा जब जब कंफ्यूजन हो, और ये याद रखना एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट है, मतलब अगर आपको एग्जाम में पता ना चले कि रेट क्या है तो 18% अज्यूम कर लेना। अगर आपको पता ना चले कि इंट्रा स्टेट माने या इंटर, तो इंटर स्टेट मान के आईजीएसटी चार्ज कर देना। ये चीज आपके लॉ ने भी कही है और यही आईसीआई भी फॉलो करता है इन केस ऑफ योर एग्जाम्स। इफ रेट ऑफ टैक्स इज नॉट डिटर्मिनेबल अज्यूम 18% एंड अज्यूम इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा डॉक्यूमेंट रिसीट वाउचर। अगला डॉक्यूमेंट है रिफंड वाउचर। रिफंड वाउचर क्या होता है? जब आपने एडवांस रिसीव किया तो आपने एक कागज बनाया कॉल्ड रिसीट वाउचर। अब सोचिए अगर एडवांस आपने रिसीव किया था बट किसी वजह से आपकी सप्लायर जो है वो रेसिपिएंट के साथ लड़ाई हो जाती है या डिस्प्यूट हो जाता है या किसी भी वजह से सप्लाई कैंसिल हो जाती है, जो आपका रेसिपिएंट था उसने बोला भाई मेरा एडवांस वापस दो, तो अगर आप रिसीव्ड एडवांस को वापस लौटाते हो तो पहले आपने गवर्नमेंट को टैक्सेस दिए होंगे, अब आप गवर्नमेंट से कहोगे प्लीज हमारा टैक्स कहीं और एडजस्ट कर दो, तो अगेन एक सबूत बनाना पड़ेगा कि आपने रिसीव जो किया था एडवांस वो रिफंड कर दिया है। फॉर दैट यू हैव टू क्रिएट रिफंड वाउचर। ठीक है, तो अगर एडवांस रिसीव हुआ था वो बिना सप्लाई ही रिफंड करना पड़ जाए, लौटाना पड़ जाए, तो दुखते मन के साथ आपको जो है वो रिफंड वाउचर बनाना पड़ता है। ठीक है, इसके अंदर का कंटेंट आप पढ़ सकते हो, वही सेम चीजें रिपीट हो रही है, मैं बार बार इन्हें जो है रिपीट करके यहाँ पे जो है आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। नेक्स्ट इज पेमेंट वाउचर। ये पेमेंट वाउचर एक डॉक्यूमेंट है जो एक रजिस्टर्ड पर्सन को बनाना होता है।
कब? जब जब उसने सप्लाई किए 93 या 94 की। आपको कि सर 934 क्या था, कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है। तो 93 और 94 वो ट्रांजेक्शन थे जो आरसीएम का टैक्स लगाते हैं। 93 और 94 आरसीएम लगाते हैं, दैट मींस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाते हैं, जहां पे आप बीइंग अ रेसिपिएंट टैक्सेस पे करते हो। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर ऐसे केसेस में आपने पेमेंट की है तो आपको पेमेंट वाउचर बनाना चाहिए। गवर्नमेंट का लॉजिक बहुत सिंपल है, अगर आपने कोई ऐसी पेमेंट की है जो 93 या 94 के परव्यू में आती है तो उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। तो वो पेमेंट आपने अगर की है तो आप पेमेंट वाउचर की एक अलग से बुक बनाइए जिसमें आप रिकॉर्ड कीजिए कि हाँ भाई आरसीएम के पर्पजेस से हमने ये पेमेंट्स लोगों को की है, ठीक है। तो इन दैट केसेस यू हैव टू क्रिएट पेमेंट वाउचर। क्लियर? तो 93 और 94 की पेमेंट्स के लिए आपको पेमेंट वाउचर बनाना पड़ता है। इंग्रेडिएंट आप देख सकते हो अगेन क्या क्या है, तो ये सारी चीजें कॉमन वही चली आ रही हैं, तो आप इसको रीड कर लेना। एक और चीज याद रखनी है, जब जब आपने 93 और 94 का ट्रांजेक्शन किया है तो आपको आरसीएम में टैक्स देना होता है। एंड साथ में हमारा लॉ क्या कहता है, अगर आपने 93 या 94 का ट्रांजेक्शन किया है तो आपको सेल्फ इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से वो माल या गुड्स से सर्विसेज आपने लिए। लेट्स से मैंने एक जीटीए वाले से सर्विस ली है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की। एक जीटीए ने मुझे सर्विस दी है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, तो उस व्यक्ति ने मेरे लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट करके दिया है एंड वो व्यक्ति जो सर्विस मुझे देगा वो 93 में आरसीएम में कवर होती है। अब मान लेते हैं जीटीए जो है वो अनरजिस्टर्ड है, इसका लॉ में रजिस्ट्रेशन नहीं है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो जीटीए वालों के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो मुझे बिल बना के दे, मुझे इनवॉइस बना के दे, तो उन्होंने नहीं बनाया। तो मेरे पास क्या सबूत है कि मेरा एक खर्चा हुआ है या मैंने एक पेमेंट की है? तो लॉ कहता है आपको सेल्फ इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी, मतलब खुद ही एक परचेज का बिल बनाना है। नॉर्मली तो बिल बनाने का काम सेलर का होता है, बट आरसीएम में तो सब उल्टा ही होना होता है, तो बिल भी खुद ही बना लो कि हमने खरीदा है, ठीक है। यूजुअली बिल बनते हैं कि हमने किसी को बेचा है, तो सामने वाला कहता है ठीक है परचेज का बिल आ गया, भी किसी ने माल बेचा है हमें तो उसने सेल का बिल बनाया, वो हमारा परचेज का बिल हो गया। बट इस केस में सिंस आपका जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है तो आप खुद से खुद के नाम पर बिल बना लेना, सेल्फ इनवॉइसिंग कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा लॉ कहता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल्टरनेटिव टू टैक्स इनवॉइस। गवर्नमेंट ने कुछ जगह पे कुछ प्रिस्क्रिप्शंस दिए हैं कि आप जो टैक्स इनवॉइस बनाते हो उसमें ये चीजें और ऐड कर लेना, या फिर आप ये डॉक्यूमेंट बना लेना जो आपके टैक्स इनवॉइस के जगह पे काम करेगा। ये कुछ इंडस्ट्रीज की हार्डशिप को या कुछ इंडस्ट्री के वे ऑफ ऑपरेशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। तो वन बाय वन देखते हैं ऐसा कहां कहां पे नोटिफाई किया गया है। सबसे पहले इंश्योरर्स, बैंकिंग कंपनीज, एनबीएफसीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहां पे लॉ ने क्या कहा, अगर ये आपके सर्विस सप्लायर है तो देखिए इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, एनबीएफसीज ये लार्ज स्केल पर डीलिंग करते हैं, ये ऑल ओवर इंडिया अपने ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जिसकी वजह से इनके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा होते हैं, लाखों में ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो इनके लिए इनवॉइस नंबर बनाना और हर इनवॉइस पे एक यूनिक नंबरिंग डालना बहुत लेंथी काम हो जाता, बहुत ही बर्डनसम काम हो जाता। तो लॉ ने कहा आपके लिए सीरियल नंबर और एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट डालना बिल के ऊपर हम ऑप्शनल कर रहे हैं, ठीक है। सीरियल नंबर और एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट डालना ऑप्शनल है ड्यू टू योर बल्क ऑपरेशंस। हाँ, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी जो अदर आपकी है, लाइक आपकी नेचर ऑफ सप्लाई, देन जीएसटी का अमाउंट, जीएसटी रेट, एचएसएन, ये सब आप डालना पड़ेगा, बट दो चीजों के लिए हम आपको रियायत देते हैं। नेक्स्ट, ये जैसे कस्टमर है, आपने बैंक के से सर्विस लिए, आपकी मान लो बैंक में एक सेविंग अकाउंट है तो वहां पे बैंक आपसे चार्जेस लेता है, कभी 2 रुपए, कभी 4 रुपए, महीने भर में शायद 15 रुपए बने। अब एक एक रुपए का अगर बैंक इनवॉइस इशू करने लग गया तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो अगेन लॉ ने ऑप्शन दिया है कि आप कंसोलिडेटेड सिंगल इनवॉइस एट द एंड ऑफ मंथ भी इशू कर सकते हो, ठीक है। चलिए, और इवन इनको सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर की भी जरूरत नहीं। सिमिलर वे में जो जीटीए वाले होते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन वाले, अगर वो किसी गुड्स कैरेज के थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उन्हें जो अपना इनवॉइस बनाना है उस इनवॉइस में ये इंफॉर्मेशन भी आपको दिखानी पड़ेगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखानी है। क्या? ग्रॉस वेट ऑफ कंसाइनमेंट, जब आप ट्रांसपोर्टर हो, आपके ट्रक में लोगों का जो है माल यहां से वहां जा रहा है, तो आपको बताना है कितने वजन का जो है वो कंसाइनमेंट जा रहा है, कौन कंसाइनर है, माल किससे आया है, कौन कंसाइनी है, माल कहां जाएगा। आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर,
गुड्स ट्रांसपोर्टेड जो है उनकी डिटेल्स, ओरिजिन कहां से हुआ है, डेस्टिनेशन कहां तक है माल का, पर्सन कौन है जो आरसीएम में टैक्स भरेगा, क्या कंसाइनर बनेगा, कंसाइनी भरेगा, या कुछ केसेस में जीटीए खुद भी पे कर सकता है, तो क्या जीटीए पे कर रहा है। अदर इंफॉर्मेशन जो टैक्स इनवॉइस पे होती है लाइक एचएसएन, वैल्यू, टैक्सेस, ये सब कुछ आपको बताने हैं। तो जीटीए केस में ये एडिशनल रिक्वायरमेंट डाली गई है। सिमिलर वे में जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में है, यानी कि जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देते हैं जहां पे आप यूजुअली टिकट कटवाते हो, तो उन्हें भी क्या रियायत दी गई है कि अगेन सीरियल नंबर एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट होना जरूरी नहीं है, ऑप्शनल कर दिया गया है, क्योंकि इनका बहुत जो है मैं कहूंगा छोटे टाइम के लिए जो है सर्विस रेंडर करते हैं। लाइक मान लीजिए आपने एक बस बुक की है जो दिल्ली से आगरा जाएगी, एसी बस है, तो हेंस जो फेयर है उस पर जीएसटी चार्ज होगा। तो ऐसे केसेस में सोचिए 50 पैसेंजर आए हैं, अब कंडक्टर कह रहा है रुको अपना एड्रेस बताओ और मैं तुम्हें जीएसटी वाला बिल बना के दूंगा, दैट विल बी अ लेंथी वर्क। तो हमें सिंप्लीफाई करके बोल दिया गया सीरियल नंबर एड्रेस की जरूरत नहीं है, बाकी इंफॉर्मेशन टैक्स इनवॉइस की जो है वो जरूरी है, और आपकी जो टिकट है उसी को हम टैक्स इनवॉइस मान लेंगे, दैट इज आल्सो सफिशिएंट, एंड कोई सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर की अगेन जरूरत नहीं है। सिमिलर वे में जो हम सिनेमा घरों में फिल्म अगर देखते हैं इन अ मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स, तो उसमें भी क्या कहा गया है, डिटेल ऑफ रेसिपिएंट इज ऑप्शनल, इलेक्ट्रॉनिक टिकट को ही टैक्स इनवॉइस मान लिया जाएगा, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी मैंडेटरी है। तो ये कुछ लोग थे, कुछ कैटेगरी थी जिनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रियायत दी है, मैं या कहूं तो कि गवर्नमेंट ने कुछ सिंप्लीफाइड वर्जन बनाया है इनवॉइसेस का, या मैं कहूं कहीं कहीं जगह पे कुछ एडिशनल भी गवर्नमेंट ने ऐड किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है हमारा डिलीवरी चलान। डिलीवरी चलान एक डॉक्यूमेंट है जो बनाना होता है जब जब गुड्स की मूवमेंट होती है विदाउट सप्लाई। दैट मीन्स जब आपके पास गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लाइक ए पॉइंट पे गुड्स पड़े ए सिटी में है और उन्हें बी सिटी में मूव किया जा रहा है विदाउट सेल। आप कहोगे सर ऐसा कब होगा जब हमने गुड्स भी मूव किए और सेल भी नहीं। तो इसका रीजन हो सकता है लाइक मान लीजिए ए पॉइंट है आपका आगरा और बी पॉइंट है आपका मान लेते हैं वाराणसी। ठीक है, तो आप आगरा से वाराणसी गुड्स लेके जा रहे हो, रीजन बीइंग वहां पे आप जो है इन गुड्स को डिस्प्ले करोगे अलग अलग लोगों के सामने और फिर जिसको पसंद आएगा उसको बेचोगे। तो अभी जब आप गुड्स लेके जा रहे हो तो आपको नहीं पता ना कौन लेगा कौन नहीं लेगा। तो ऐसे केसेस में गुड्स की मूवमेंट तो हो रही है, गुड्स आगरा से वाराणसी जाएंगे, बट सेल पूरी होगी जब वाराणसी में कोई कस्टमर उसे सिलेक्ट करेगा। तो लॉ कहता है गुड्स की मूवमेंट हो रही है यहाँ पे विदाउट सप्लाई। इस केस में भी एक एविडेंस होना चाहिए, रास्ते में कोई इंस्पेक्टर चेक करे, ऑफिसर चेक करे, तो आपको पता होना चाहिए गुड्स कहां से कहां गया है, क्यों क्यों जा रहा है। तो आपको इनवॉइस तो नहीं बनाना बट एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा कॉल्ड डिलीवरी चलान। डिलीवरी चलान बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा लॉ कहता है क्या कि जब जब गुड्स की सप्लाई होती है, ठीक है, सप्लाई होती है लिक्विड गैस की, यानी कि एलपीजी जो हमारे पास सिलेंडर्स आते हैं उनकी सप्लाई होती है, ठीक है, तो वहां पे अगेन क्वांटिटी नोन नहीं होती तो आप डिलीवरी चलान बनाओगे। या गुड्स की सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन हो रही है फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, तो अगेन आप इनवॉइस नहीं बना सकते, आप क्या बनाओगे यहाँ पे डिलीवरी चलान बनाओगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में लॉ कहता है कि आपको डिलीवरी चलान बनाना पड़ता है, आप इनवॉइसेस नहीं बना सकते जब तक सप्लाई ना हो जाए। अगेन डिलीवरी चलान में आप देखोगे तो नेम एड्रेस एंड जीएसटी ऑफ कंसाइनर वर्ड यूज हो गया बिकॉज अभी सप्लाई हुई नहीं है, तो सप्लायर और रेसिपिएंट की बजाय कंसाइनर और कंसाइनी वर्ड यूज होता है। डेट ऑफ डिलीवरी चलान, सीरियल नंबर का रूल वही रहेगा सेम 16 डिजिट तक का। क्वांटिटी ऑन प्रोविजनल बेसिस, जितनी क्वांटिटी आपको लगती है आप लेके जा रहे हो वो आपको दिखानी होती है। डिस्क्रिप्शन एंड एचएसएन कोड, डिस्क्रिप्शन टैक्सेबल अमाउंट, रेट एंड अमाउंट ऑफ टैक्स, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर। तो ये चीजें आपके डिलीवरी चलान के अंदर होनी चाहिए। और अगेन यहाँ पे भी ट्रिप्लीकेट कॉपी में डिलीवरी चलान बनाया जाता है। देखिए डिलीवरी चलान गुड्स का ही हो सकता है, सर्विसेज का नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे गुड्स की मूवमेंट की ही बात की जा रही है। तो यहाँ पे ट्रिप्लीकेट कॉपी होगी, वन फॉर द सप्लायर, वन फॉर द रेसिपिएंट एंड वन फॉर द ट्रांसपोर्टर। अब कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, क्या, पहला, इफ डिलीवरी चलान इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ रिमूवल, लाइक मेरे वाले एग्जांपल में जब आगरा से वाराणसी गुड्स जा रहे हैं तो आपने डिलीवरी चलान के अगेंस्ट में इनको ट्रांसपोर्ट किया है। अगेन याद रखना अगर वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो ई वे बिल भी बनाना पड़ेगा।
आप ई वे बिल सिर्फ और सिर्फ सेल में नहीं बनाते हो, ई वे बिल बनता है मूवमेंट ऑफ गुड्स पे, एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स तो यहां भी हो रही है, तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट भी आ सकती है। ठीक है, चलिए, तो अब आपने गुड्स डिलीवर किए हैं आगरा टू वाराणसी, बट सेल नहीं हुई। वाराणसी में जाके किसी कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद आ जाता है, तो फाइनली आपकी सेल भी हो जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको इनवॉइस बना देना चाहिए। आपको जब कस्टमर गुड्स अप्रूव कर देता है या सेल हो जाती है, तो आप टैक्स इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, दूसरा पॉइंट, कई बार गुड्स का साइज बहुत बड़ा होता है, गुड्स बड़े साइज के होते हैं, तो उन्हें एसकेडी या सीकेडी सिचुएशन में भेजना पड़ता है। एसकेडी होता है सेमी नॉक्ड डाउन सिचुएशन और सीकेडी होता है कंप्लीटली नॉक्ड डाउन सिचुएशन। मतलब एक होता है कि आधे आधे पार्ट्स में बेचना और एक कंप्लीटली डिसमेंटल करके बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में आप उस गुड्स को डिलीवर करते हो। यूजुअली बड़े बड़े प्लांट्स जब होते हैं तो हो सकता है उन्हें 5 अलग अलग ट्रक में लोड करना पड़े, उन्हें डिसमेंटल करके, ताकि साइड पे उन्हें फिर से असेंबल किया जा सके। या गुड्स की सेलिंग हो रही है लॉट्स में, तो लॉ कहता है आपको इनवॉइस बिफोर फर्स्ट डिस्पैच ही बना देना चाहिए। जब पहली बार पहला माल जाएगा उससे पहले ही इनवॉइस बना देना चाहिए। एंड देन जब मान लो आपने ट्रक में 5 ट्रकों में गुड लोड करवाया, तो पहला ट्रक निकलने से पहले बिल बन जाना चाहिए, और हर ट्रक के साथ आप डिलीवरी चलान लगाओगे अलोंग विद द ओरिजिनल कॉपी ऑफ अलोंग विद द कॉपी ऑफ द इनवॉइस। इनवॉइस की कॉपी के साथ आप जो है अपना डिलीवरी चलान लगाते रहोगे। एंड जब फिर लास्ट माल जाएगा, 5वां जो लॉट है वो जाएगा, तो उसके साथ आप ओरिजिनल इनवॉइस भी भेज सकते हो। ठीक है, तो ये लॉ कहता है। इसमें याद रखना, जो रेसिपिएंट है वो आईटीसी तभी क्लेम कर पाएगा जब 500 लॉट आ जाएंगे। ये हमने आईटीसी वाले चैप्टर में पढ़ना है, तो लास्ट में आपको आईटीसी मिलता है। तो गवर्नमेंट ने देखिए क्या दिमाग लगाया, आपसे टैक्स इनवॉइस बनवा दिया पहले ही ट्रांजेक्शन पे, पहले ही डिस्पैच पे। हो सकता है आज पहला डिस्पैच हो रहा हो और 5वां डिस्पैच 6 महीने बाद होना हो, तो आपसे आज ही इनवॉइस बना दिया तो आज आपसे टैक्स भरवा लेंगे, लेकिन सामने वाले को जो आईटीसी मिलेगा वो जब छठा लास्ट लॉट मिलेगा जो शायद 6 महीने बाद मिलेगा, तब जाके उसे आईटीसी उसका मिल पाएगा। एंड लास्टली, अगर आपने ज्वेलरी या आर्ट वर्क को भी यहां से वहां लेके जाना है, तो अगेन आप ईवे बिल और डिलीवरी चलान के अगेंस्ट में लेके जा सकते हो। एंड लेटर ऑन जब सेल आपकी जो है एक्चुअल में हो जाती है, तब आप जो है अपना बिल वहां पे टैक्स इनवॉइस रेज कर सकते हो। तो ये भी सेम पॉइंट है कि डिलीवरी चलान में आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है हमारा क्रेडिट नोट। देखो, 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है क्रेडिट नोट और एक इसके अगेंस्ट में होता है डेबिट नोट। दोनों का पर्पस क्या है कि अगर आपने सप्लाई जब की तो गलती से वैल्यू ज्यादा दिखा दी, आपने टैक्स ज्यादा लगा दिया, तो आप सामने वाले के अकाउंट को क्रेडिट करते हो और क्रेडिट नोट बनाते हो। वहीं उल्टा हुआ है, आपने कम वैल्यू दिखा दी या वैल्यू कम लगा दी, आपको ज्यादा लगानी चाहिए थी, तो अब आप बढ़ाने के लिए डेबिट नोट इश्यू कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, क्रेडिट नोट व्हेन टू क्रिएट, सप्लायर ने, जो आपका माल बेचने वाला था, इनऑनेस्टली डिक्लेयर्ड मोर वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसने गलती से वैल्यू ऑफ सप्लाई ज्यादा दिखा दी। मतलब बिल बनाना चाहिए था 90,000 का और गलती से 1 लाख का बना दिया, तो आपने गलती से वैल्यू ज्यादा दिखा दी। तो अब इस वैल्यू को कम करने के लिए आप ऐसा नहीं कि बिल ही फाड़ के फेंक दोगे, आप एक क्रेडिट नोट बना सकते हो। सिमिलर वे में आपने गलती से टैक्स ज्यादा लगा दिया, लगाना था 12, 18 लगा दिया, 5 का 12 लगा दिया, 12 का 28 लगा दिया, तो अगेन वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए आप जो है वो क्रेडिट नोट बना सकते हो। क्वांटिटी जो मिली है, रेसिपिएंट को जो क्वांटिटी मिली है वो कम है जितने की आपने बिल बनाया था उससे। लेट्स से आपने बिल बना दिया कि हम 100 क्विंटल माल भेज रहे हैं, जबकि एक्चुअल में जब रिसीव हुआ तो 95 क्विंटल ही हुआ। तो ऐसे केसेस में रेसिपिएंट ने बोला भाई आपने ज्यादा बिल बना दिया, तो आप 5 क्विंटल की क्वांटिटी कम कर सकते हो एंड साथ में कोरस्पॉन्डिंग टैक्सेस भी कम किए जा सकते हैं। सिमिलर वे में अगर क्वालिटी, जो गुड्स की क्वालिटी है वो वैसी नहीं है जैसा कि आपने बोला था, रेसिपिएंट कहता है भाई ये क्वालिटी सही नहीं है, तो प्लीज आप प्राइस घटा दीजिए। तो एग्रीड प्राइस था 1000 रुपीज पर केजी, बट बाद में आपने एग्री किया कि चलो 900 रुपए पर किलो में हम आपको ये सप्लाई कर देते हैं बिकॉज क्वालिटी गुड्स की अच्छी नहीं है। तो फिर लॉ कहता है अगेन आप जो है क्रेडिट नोट बना सकते हो, यानी कि अल्टीमेटली वैल्यू को रिड्यूस करना है। इवन अगर कोई डिस्काउंट पास ऑन करना है जो पहले से एग्रीड था, तो उस केस में भी आप जो है क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। इन सब केसेस में जो सप्लायर है उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है और जो रेसिपिएंट है उसे अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, अब इसमें मैंडेटरी इंफॉर्मेशन क्या है ये आप रीड कर लेना, बेसिक वही चीजें हैं जो पहले भी आ चुकी है। बट ये ध्यान रखना इस केस में
सप्लायर की लायबिलिटी कम हो रही है, मतलब गवर्नमेंट ने जो टैक्स कलेक्ट कर लिया था ऑलरेडी, इनिशियली तो टैक्स हाइयर वैल्यू पे लग चुका था, अब आप उसे घटाने की बात कर रहे हो, कम करने की बात कर रहे हो। दिए गए टैक्स को कम करने की बात आएगी तो देखो गवर्नमेंट घबराएगी। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई एक टाइम लिमिट सेट करें, इसके बाद मत आना कि हमारा टैक्स कम कर दो। तो टाइम लिमिट है अगले साल की 30 नवंबर, जिसमें फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हो, लाइक अगर आप बात करो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का कोई क्रेडिट नोट था, तो वो आप अगले साल की 30 नवंबर तक या फिर एनुअल रिटर्न भर दी हो वो डेट, विच एवर इज अर्लियर तक आपको जो है वो क्रेडिट नोट बना के रिटर्न में रिपोर्ट करना होता है। लेट्स से फाइनेंशियल ईयर 23-24 का मेरा कोई क्रेडिट नोट था, तो मेरे पास कट ऑफ डेट होगी 30 नवंबर, या मान लीजिए मैंने इस साल की जो मेरी 23-24 की जो मेरी फाइनल रिटर्न थी, एनुअल रिटर्न थी, वो मैंने एनुअल रिटर्न 15 सितंबर को भर दी, तो विच एवरेज अर्लियर, तो मेरे पास 15 सितंबर तक का ही टाइम था। अब 15 सितंबर जाने के बाद मैं क्रेडिट नोट नहीं बना पाऊंगा इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक है, चलिए सिमिलर वे में अगर आपने वैल्यू कम डिक्लेयर कर दी और वैल्यू को बढ़ाना है तो आप डेबिट नोट इश्यू कर सकते हो। लाइक इनएनसली आपने कम वैल्यू डिक्लेयर कर दी, लोअर टैक्स लगा दिया, क्वांटिटी ज्यादा रिसीव की है आपके रेसिपिएंट ने जो आपने बोली थी उससे, मतलब क्वांटिटी 100 क्विंटल का आपने बिल बना दिया लेकिन चली गई है 105 क्विंटल, तो आप 5 क्विंटल की जो है वैल्यू बढ़ा सकते हो और अकॉर्डिंगली रेसिपिएंट से एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट करते हो। ऐसे केसेस में सप्लायर को टैक्स देना पड़ता है और रेसिपिएंट उसका आईटीसी क्लेम कर सकता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन वही है सेम जो क्रेडिट नोट में थी, सेम वही की वही इंफॉर्मेशन है, बस ये ध्यान रखना कि जहां पे क्रेडिट नोट को बनाने के लिए एक टाइम लिमिट रखा गया है, डेबिट नोट के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियस है गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ मिलना है, तो गवर्नमेंट कहती है भाई कोई दिक्कत नहीं है, पैसा दे के ही जाओगे, तो आप ये जो डॉक्यूमेंट है वो कभी भी बना देना, हम लेने को तैयार बैठे हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेबिट नोट शैल इंक्लूड अ सप्लीमेंट्री इनवॉइस, कोई सप्लीमेंट्री इनवॉइस भी बनाया जा सकता है इंस्टेड ऑफ डेबिट नोट, मतलब आप एक नया इनवॉइस भी बना सकते हो कि भाई ये क्वांटिटी कम रह गई थी, अब इसका हम एक और इनवॉइस बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर में कुछ 2 सेक्शन और हैं जो मिसलेनियस बातें कहते हैं, लाइक सेक्शन 32 और 33। क्या देखो ये जो हमने पढ़ा था ना, ये सारा सेक्शन 31 का कंटेंट है। सेक्शन 31, 32, 33 3 ही सेक्शन है जो यहाँ पे हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन कलेक्ट टैक्स, टैक्स कलेक्ट करने की पावर अथॉरिटी सिर्फ एक रजिस्टर्ड पर्सन के पास है, एंड दैट टू इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, वो भी आप लॉ के अकॉर्डिंग ही टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हो, और जो भी टैक्स कलेक्ट होगा वो आपको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, या फिर अगर आपने ऑलरेडी पे कर रखा है थ्रू आईटीसी तो फिर अलग बात है, वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। लास्टली जो भी आप डॉक्यूमेंट इश्यू करते हो, कोई टैक्स इनवॉइस या किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट जिसमें टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो टैक्स क्लियरली इंडिकेटेड होना चाहिए, ये हमारा सेक्शन 33 कहता है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन नहीं थे, तो ये सेक्शन 32 और 33 में लिखा गया है। अब ये चैप्टर में अलग अलग टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, मैंने आपको उन सब के बारे में बता दिया है। बस एक टॉपिक अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वो जो टॉपिक हमारा बचता है वो है ई इनवॉइस। ठीक है, तो ई इनवॉइस क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और उसके बाद अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि ई वे बिल क्या होता है। तो अगले 2 क्लासेस में हम ई इनवॉइस और ई वे बिल को कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। उसके बाद मेजरली बात करूं तो हमारे जो चैप्टर रह जाएंगे वो आपका जो है एक सप्लाई का टॉपिक है वो रह जाएगा, एग्जम्पशन का रह जाएगा, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, रिटर्न फाइलिंग रह जाएगा, और आईटीसी का। तो मेरे हिसाब से मोटा मोटी ये टॉपिक रह जाएंगे हमारे। कोशिश करेंगे 15 दिसंबर तक आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएं एक्सेप्ट एग्जम्पशन, जिसे फिर हम आगे 3, 4, 5 क्लासेस में कवर करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है वो बड़ा टॉपिक है, तो वो फिर हम 4-5 क्लासेस में कवर करेंगे। बट 15 दिसंबर तक कोशिश करते हैं इसके अलावा सब कुछ हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, अच्छे से इसे रीड कर लीजिएगा। ज्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक नहीं है, इसमें आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, जो कंटेंट है थोड़ा सा कॉमन चीजें लिखी जाती है बार बार हर ट्रांजेक्शन के अंदर कि जो है आपके पास इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए, तो आप 1-2 बार पढ़ लोगे तो मुझे लगता है आपको याद रह जाएगा। चलिए